हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को हम लोग संक्षेप में और समग्र रूप से इसका अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इस सिद्धांतों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत विस्तार से नहीं समझेंगे बल्कि संक्षेप में इसका समग्र अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और इन सिद्धांतों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सारे सिद्धांतों को जब हम समग्र रूप से एक साथ समझेंगे, उसके बेस को समझ लेंगे तो हमारे दिमाग में एक आइडिया उस सिद्धांत के प्रति बन जाएगा। और यही आइडिया मैं आपके दिमाग में बनाना चाहता हूं कि हर सिद्धांत के बारे में आप बेसिक नॉलेज रखे रहिए ताकि जब आपको इसको विस्तार से पढ़ाया जाए अलग अलग वीडियो में तो आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपके सामने लिखे गए हैं कि राज्य की उत्पत्ति के ये मुख्य सिद्धांत हैं जिसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। देखिए, अब यहां कहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि राज्य की उत्पत्ति कभी ना कभी हुई होगी। यानी राज्य जो है प्रारंभ में नहीं था। यानी जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो क्या उस समय राज्य था? अगर उस समय राज्य होता तो यह कहा ही ना जाता कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई। अगर यह कहा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई, इसका मतलब कि सृष्टि के प्रारंभ में राज्य नहीं था। तभी तो इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्य जो है जब सभ्यता का प्रारंभ होता है, जब सभ्य समाज का प्रारंभ होता है, तभी राज्य अस्तित्व में आया। तो अब राज्य को किसी ने देखा नहीं कब आया। अब ये गांधी जी तो थे नहीं कि 1869 में पैदा हुए, हम लोग जान गए कि गांधी जी पैदा हुए। आज ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो इस सब लिए हम कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि राज्य कब आया। तो जब किसी चीज के विषय में हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है तो हम कल्पना का सहारा लेते हैं कि ऐसे राज्य की उत्पत्ति हुई होगी, इस तरह से राज्य बना होगा। तो राज्य की उत्पत्ति के जितने सिद्धांत हैं अधिकांशतः जो है वो कल्पना पर ही आधारित है। लोगों ने अपने तरीके से तर्क देकर के राज्य की उत्पत्ति को सही प्रमाणित करने का प्रयास किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यही जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन सिद्धांत हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। अब ये सिद्धांत दैवी सिद्धांत है। दैवी का मतलब होता है धार्मिक एक तरह से। इस सिद्धांत का एक नाम और है कि राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। अगर पूछे कि राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत कौन सा है तो यही दैवी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, और यह सिद्धांत जो है सबसे पहले आया था। आप देखिए नंबर 1 पे यही लिखा गया है। तो इसका मतलब सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा होगा? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रश्न आपसे पूछता भी है, पेपर अगर आप सेट बनाते होंगे तो वहां भी दिया होगा कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसे हम राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा हुई। यानी राज्य को किसने बनाया? तो राज्य को ईश्वर ने बनाया। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई। राज्य की रचना किसने की? राज्य की रचना ईश्वर ने की। राजा कौन है? तो वो राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी जो शासक है हमारा राजा है वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की और राजा को शासन करने के लिए यहां पर भेज दिया है। तो ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। अब देखिए फ्रेंड्स,
इस सिद्धांत दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में जो सिद्धांत आया वो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांतों पर हम बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते सिद्धांत को हम सामाजिक संविदा का सिद्धांत भी कहते हैं। संविदा का सिद्धांत का मतलब समझौता ही होता है, इसे सामाजिक संविदा का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। संविदा का मतलब एक तरह से समझौता, ठीक है। अब इस सिद्धांत का उदय दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में हुआ। जहां दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यह कहता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, वहीं सामाजिक समझौता का सिद्धांत यह कहता है कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्यों ने बनाया है। मनुष्यों ने बनाया है, यानी नाम है सामाजिक समझौता, यानी मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और समझौता करके उसने राज्य का निर्माण किया। यानी राज्य ईश्वरकृत नहीं है। जो ये कहते हैं कि राज्य को ईश्वर ने बनाया, वो कहते हैं राज्य ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि राज्य मनुष्यों के द्वारा बनाया है। मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए राज्य का निर्माण किया। तो जहां पर अब देखिए, जहां राज्य को ईश्वर ने बनाया है वहां राज्य जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यानी राज्य जो है यहां पर साध्य होगा, अब व्यक्ति जो है उसका साधन होगा। राज्य को ज़्यादा शक्तियां मिली होंगी क्योंकि राजा जो है वो ईश्वर के प्रति जवाबदेही होगा, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, क्योंकि जिसने उसको बनाया है उसका उत्तरदायित्व उसी के प्रति होगा। जनता ने तो बनाया नहीं, राजा को तो ईश्वर ने बना दिया। इस सिद्धांत के अनुसार राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो जनता की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो राजा जनता के दबाव में रहेगा नहीं रहेगा। यानी यहां पर इस सिद्धांत के अनुसार जो राजा को जो है वो असीमित शक्तियां मिल जाती हैं, उसको निरंकुश हो जाता है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, जनता का भी अंकुश नहीं होता है उसके ऊपर। यहां राज्य साध्य हो जाता है, अब व्यक्ति केवल एक साधन बन जाता है। वहीं इसी का उल्टा सामाजिक समझौता यह कहता है कि राज्य को मनुष्यों ने बनाया है, इसलिए मनुष्य इंपॉर्टेंट है, राज्य नहीं। यानी व्यक्ति जो है साध्य होगा और राज्य जो है उसका साधन है। यहां पर राज्य जो है व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा, यानी राज्य के ऊपर नियंत्रण रहेगा, जबकि यहां पर राज्य के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आया। यानी एक सिद्धांत कहता है कि राजा को ईश्वर ने बनाया, राज्य को ईश्वर निर्माण किया। यह कहता है कि राज्य का ईश्वर ने निर्माण नहीं बल्कि मनुष्यों ने किया। ये सामाजिक समझौते के द्वारा हम व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया, ठीक है। तो इसके विरोध के स्वरूप में इस सिद्धांत का उदय होता है और इस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप में यह सिद्धांत आता है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को फ्रेंड्स, ये इसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला तो एक ऐतिहासिक सिद्धांत, दूसरा इसे हम कहते हैं विकासवादी सिद्धांत, तीसरा हम इसे कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसको हम वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत। और इसी को हम सर्वमान्य सिद्धांत भी कहते हैं, सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, कई नाम है, आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहा जाए राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत या सबसे सर्वमान्य सिद्धांत, जिसको सभी लोग मानते हैं कि हाँ इसी के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई होगी, तो वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। इसको हम क्रमिक सिद्धांत कहते हैं, इसको वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो, दैवी उत्पत्ति के विरोध में सामाजिक समझौता आया और सामाजिक समझौता सिद्धांत के विरोध में जो है वो ऐतिहासिक सिद्धांत आया। यह कहता है कि राज्य का निर्माण जो है ईश्वर ने किया, जबकि यह कहता है कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्यों ने बनाया। और यह कहता है कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि राज्य का विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास। यानी राज्य को एक समय में बनाया नहीं गया है, जैसा कि ये दोनों कह रहे हैं। ये कहते हैं ईश्वर ने बना दिया, ये कहते हैं मनुष्यों ने बनाया, यानी राज्य का निर्माण हुआ। ये कहते हैं राज्य को ऐसा कोई आप समय नहीं बता सकते जबकि राज्य को निर्माण किया गया हो, बल्कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। आराम आराम से समय समय पर राज्य अपने असली स्वरूप में आया है। तो राज्य का निर्माण नहीं बल्कि राज्य का विकास हुआ है, इसीलिए इसको विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, इसलिए इसको क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य का यह सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, और जो चीज प्रामाणिक होती है वो वैज्ञानिक होती है, इसलिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहास में इसके साक्ष्य लोग प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास में इसके साक्ष्य मिलते हैं।
इसलिए इसको ऐतिहासिक सिद्धांत कहते हैं। तो ऐतिहासिक सिद्धांत पूछे तब भी वही मतलब, राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन होगा? ऐतिहासिक सिद्धांत। कौन होगा? विकासवादी सिद्धांत। कौन होगा? क्रमिक सिद्धांत। कौन होगा? वैज्ञानिक सिद्धांत। ये सब चीज़ एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि राज्य की उत्पत्ति का कई बार पूछा हुआ है कि सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा होगा, तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें से अब हम आते हैं इधर, देखिए ये शक्ति या परिवार सिद्धांत, इन दोनों को इसलिए छोड़ दिए कि ये दोनों सिद्धांत जो है वो समाजशास्त्री सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाज शास्त्रीय सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को राज्य की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। अब आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत कौन है, तो शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। क्यों है? क्योंकि समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसको इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आधुनिक समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आप समाजशास्त्र में भी इसको पढ़ोगे, इसलिए भी इसको समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। और समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसलिए भी कहते हैं कि ये दोनों सिद्धांत जो है राज्य की अपेक्षा समाज की उत्पत्ति पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये सब राज्य की उत्पत्ति पर जोर देते हैं और ये समाज की उत्पत्ति पर जोर देते हैं। तो इसलिए समाज की उत्पत्ति पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया, इसलिए इसको समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये दोनों सिद्धांत जो हैं सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत, इसको हम उदारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उदारवादी सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ध्यान से कॉन्सेप्ट बैठाइएगा। उदारवादी सिद्धांत में दो सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत आते हैं। ये और राजनीतिक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत में तीन सिद्धांत आपको आएंगे, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। ये राजनीतिक सिद्धांत में आएंगे। ये दो सिद्धांत जो है समाजशास्त्री में आएंगे। अगर कहा जाए उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत में सामाजिक या ऐतिहासिक सिद्धांत आएंगे, सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। तीन चीजें हुई। समाजशास्त्री सिद्धांत में शक्ति या परिवार का सिद्धांत पहला, उदारवादी सिद्धांत में सामाजिक समझौता और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ये दूसरा। और अगर कहा जाए राज्य की उत्पत्ति का जो है राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन आएंगे, तो राज्य की उत्पत्ति के अगर राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में देखोगे तो ये तीन ही आते हैं, ठीक है। ये समाजशास्त्र में चला जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं शक्ति या परिवार सिद्धांत पर, ठीक। इसको मिटा देते हैं। देखिए शक्ति सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत को हम, शक्ति है इसको कई नामों से भी जानते हैं। शक्ति, इसको हम बल सिद्धांत कह सकते हैं, बल सिद्धांत, सामर्थ्य सिद्धांत भी कह सकते हैं, युद्ध का सिद्धांत कहते हैं इसको, युद्ध सिद्धांत, यानी कई नामों से जानते हैं। सब बात वही पर्यायवाची शब्द है, शक्ति, बल, युद्ध। यह सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का निर्माण जो है वो शक्ति के बल पर हुआ है। यानी पहला व्यक्ति वह होगा जो शक्तिशाली योद्धा होगा समाज का। उसने अपनी शक्ति के बल पर एक दूसरे को जीता, पहले मनुष्यों को जीत लिया, कोई कबीले का सरदार बना होगा अपनी शक्ति के बल पर, फिर उसने अन्य कबीलों को जीत लिया और एक बड़े समूह को जीत करके उसने जो है एक राज्य का निर्माण किया, स्वयं को राजा बनाया। तो राज्य का निर्माण कैसे हुआ? शक्ति के द्वारा हुआ, बल के द्वारा हुआ, युद्ध के द्वारा हुआ। यानी युद्ध के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। उसने कबीलों को हराया होगा, युद्ध में हराने के बाद एक राज्य का, साम्राज्य का निर्माण किया होगा और स्वयं राजा बना होगा। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि शक्ति के सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राज्य की उत्पत्ति शक्ति के बल पर हुई, शक्ति के द्वारा हुई या युद्धों के द्वारा हुई या बल प्रयोग से हुई, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ। ये मानता है ईश्वर ने की, ये मानता है शक्ति की भूमिका रही है, ये कहते हैं मनुष्यों ने की, ये कहता है राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ, ठीक। सब स्पष्ट आपको दिमाग में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिवार सिद्धांत। परिवार सिद्धांत को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विशेष रूप से कि परिवार का सिद्धांत क्या है। परिवार सिद्धांत यह कहता है फ्रेंड्स कि राज्य का निर्माण परिवार के द्वारा हुआ। नाम से ही स्पष्ट है, आप पहचान लिया करिए। दैवी कह रहा ईश्वर, शक्ति कह रहा शक्ति की बल, सामाजिक समझौता मतलब मनुष्यों ने समझौता करके मनुष्यों ने निर्माण किया, विकासवादी कह रहा है विकास हुआ है। उसी तरह परिवार सिद्धांत ये कह रहा है कि राज्य का जो निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, वो परिवार से हुई।
यानी राज्य क्या है? राज्य परिवार का बृहद रूप है, परिवार का बृहद रूप यानी बड़ा रूप है। ये मानते हैं कि परिवार जो है वो परिवार कई मिले होंगे तो गांव बने होंगे, कई गांव मिले होगा तहसील बना होगा, तहसील से जिला बना होगा, जिला से जो है राज्य बना होगा। तो इस तरह से परिवार जो है वो राज्य की छोटी इकाई है और यही परिवार विस्तार रूप लेकर के राज्य का निर्माण हुआ। इनका कहना है कि परिवार में एक मुखिया होता है। अब पहले शुरुआत में तो एक ही व्यक्ति रहा होगा तो उसके 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के का जब परिवार हुआ तो 4 के 4 16 लड़के हो जाएंगे। 16 का इसी तरह करते हैं 64 चले जाएंगे तो ये गोत्र बन जाएगा। यानी परिवार से गोत्र बना, गोत्र से कबीला बना होगा, कबीला से राज्य बना होगा। यानी राज्य क्या है? राज्य परिवार का बृहद रूप है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई, यानी राज्य परिवार का ही बृहद रूप है। अरस्तु ने कहा, अरस्तु का आपने परिभाषा देखा होगा, तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी वो भी मानते हैं कि राज्य क्या है? राज्य परिवार और ग्रामों का एक संगठन है। आप मैकाइवर को देखे होंगे, परिवार सिद्धांत को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको रक्त संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। रक्त संबंध, क्योंकि परिवार का जो आधार होता है वो रक्त संबंध होता है या यौन संबंध होता है। यानी परिवार में 2 तरह के लोग होते हैं। यौन संबंध यानी जो पति पत्नी का जोड़ा होगा वो किस पर आधारित होता है? वो यौन संबंधों पर आधारित होता है। और उसके अलावा परिवार के जितने सदस्य होते हैं वो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। कोई पुत्र होता है, कोई बेटी होती है, कोई किसी का भाई होता है, बुआ होती है। तो इस तरह से परिवार में 2 तरह के संबंध पाए जाते हैं, एक रक्त संबंध और दूसरा यौन संबंध। तो इसको हम कहते हैं, परिवार सिद्धांत को रक्त संबंध के नाम से भी जाना जाता है। मैकाइवर की बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और यही समाज जो है वो आगे चल करके राज्य को जन्म देता है। यानी कि परिवार से ही राज्य की निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए परिवार सिद्धांत में भी 2 तरह के सिद्धांत हैं। एक है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत दोनों मानते हैं कि परिवार से हुआ है, लेकिन पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत में अंतर यह है कि ये कहते हैं कि परिवार राज्य की उत्पत्ति में पिता की सत्ता ही मेन है। यानी पिता के द्वारा, पितृसत्तात्मक परिवार के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, और ये कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। पितृसत्तात्मक क्या होते हैं? ऐसा परिवार जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है। पिता का मतलब पुरुष, पिता का मतलब केवल पापा से या बाप से नहीं लगाया जाता। पिता का मतलब कोई पुरुष, जिस परिवार में चाहे दादा, पुरुष दादा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। यानी जिस परिवार का मुखिया जो है वो कोई पुरुष हो और वंश जो है वो पिता के नाम पे चलता हो, तो उस परिवार को हम कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। और इसी का उल्टा होता है मातृसत्तात्मक परिवार। जिस परिवार की मुखिया माता होती है, अब वो माता चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे दादी हो, कोई भी हो सकता है, यानी लेडीज हो। अगर परिवार की मुखिया कोई लेडीज है, कोई स्त्री है, तो और वंश का नाम जो है माता के नाम पे चलता है, तो उस परिवार को हम कहेंगे मातृसत्तात्मक परिवार। आज भी भारत में बहुत से कबीले ऐसे हैं जहां पर मातृसत्तात्मक परिवार पाई जाती है। कोलभील, संथाल वगैरह हैं जहां पर मातृसत्तात्मक परिवार पाई जाती है। पुराने ज़माने में आप जब सातवाहन वंश पढ़े होंगे इतिहास में, तो सातवाहन वंश पे भी आपने देखा होगा कि वहां पर जितने भी राजा होंगे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी उनकी माँ की नाम थी और सातकर्णी राजा का नाम था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो माँ का नाम पहले आया। तो वो परिवार कैसे थे? मातृसत्तात्मक परिवार थे। तो यानी ये परिवार सिद्धांत ये कहता है पितृसत्ता, इसके 2 रूप है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, या प्रवर्तक है ये या बहुत सबसे प्रबल समर्थक, वो हेनरी मैन है। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, हेनरी मैन है। ठीक है, और मातृसत्तात्मक परिवार के जो सबसे प्रबल समर्थक हैं एडवर्ड जेम्स, मैगलन और मार्गन, ये इसके अन्य समर्थक हैं। सबसे मेन समर्थक जो है एडवर्ड जेम्स था, और हेनरी मैन इसके सबसे बड़े समर्थक थे पितृसत्तात्मक सिद्धांत के। ठीक है, इसमें धुगवी का भी नाम आता है, एक धुगवी भी इसके समर्थक रहे हैं। ठीक है,
लेकिन सबसे मेन पूछता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक हेनरी मैन, मातृसत्तात्मक सिद्धांत का परिवर्तन एडवर्ड जेम्स। बस इससे यही क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा कोई आता नहीं है। इनकी एक पुस्तक है एशियंट लॉ और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आप शुरू में कहा था कि जितने भी सिद्धांत हैं वो कल्पना पर आधारित हैं, अधिकांश सिद्धांत। तो इसमें से सारे सिद्धांत जितने हैं वो कल्पना पर आधारित हैं। केवल एकमात्र सिद्धांत जो कल्पना पर आधारित नहीं है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, क्योंकि ये वैज्ञानिक है और जो चीज़ वैज्ञानिक होगी वो कल्पना पर आधारित नहीं होती है, वो प्रमाणिक तथ्य के साथ उस अपनी बात को कहते हैं। तो अगर कहा जाए कि कौन सा सिद्धांत कल्पना पर आधारित नहीं है तो वो होगा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ये काल्पनिक नहीं है, बाकी जितने सिद्धांत इधर आप देखेंगे वो सब कल्पना पर आधारित हैं, तर्क के साथ अपनी बात को वो पुष्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपको राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत थे इनके एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा और इससे जो पूछे जाने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बता दिया, उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली वीडियो जो फ्रेंड्स हमारी आएगी वो एक एक सिद्धांत पर अलग अलग आएगी, जिसमें हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसके समर्थक क्या हैं, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, इसकी उत्पत्ति की आवश्यकता क्या थी, इसके क्या आलोचना हुई थी और इसका महत्व क्या है, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।